नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अनाया प्रेसिडेंट नरेंद्र को बचाने की कोशिश करती है और वह आदमी अनाया पर गोली चला देता है, जिसे देखकर हर्षवर्धन का गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन तभी एक मिनिस्टर आगे आते हुए उस आदमी से बोला, तुम तो हम में से ही एक थे, तो फिर तुम गद्दारी क्यों कर रहे हो और तुम्हें मिस्टर प्रेसिडेंट से इतनी दुश्मनी क्यों है जो तुम उनकी जान लेने को आतुर हो। वह आदमी जोर जोर से हंसते हुए बोला, लगता है तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। ये सुनकर हर कोई कंफ्यूज था और एकटक उस आदमी को देखने लगा। तो वह आदमी हंसते हुए बोला, तुम लोग सच में घटिया हो। मैं देवराज वाजपेयी का बेटा हूँ, जो तुम्हारी ही पार्टी के एक मिनिस्टर थे। ये सुनकर हर किसी को याद आया कि सच में देवराज वाजपेयी एक मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी छवि उन लोगों के बीच काफी साफ सुथरी थी। एक मिनिस्टर आगे आते हुए बोले, श्री वाजपेयी तो काफी अच्छे इंसान थे। अगर तुम उनके बेटे हो तो तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो। ये सुनकर वह आदमी गुस्से में चिल्लाकर बोला, हाँ मेरे पापा बहुत अच्छे थे, इसी वजह से तो इस नरेंद्र बंसल को बचाते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। ऊपर से इस आदमी ने उनका शुक्रगुजार भी होना जरूरी नहीं समझा, बस उस हादसे को टाल दिया और मेरा पूरा परिवार बिखर गया। यहाँ तक कि वाजपेयी परिवार की दूसरे लोगों ने भी मेरी माँ का साथ छोड़ दिया और हम लोग जीवन की छोटी मोटी जरूरत के लिए भी तरसने लगे थे। लेकिन इस निर्दय प्रेसिडेंट ने हम पर एक नज़र तक नहीं देखा। उसे इतना भी नहीं लगा कि जिसने उसकी जान बचाई कम से कम उसका शुक्रगुजार ही मान ले। यह इतना घटिया आदमी है, इसको जीने का कोई हक नहीं है। अगर उस दिन मेरे पिता इसकी जान नहीं बचाते तो आज मेरा भी एक खुशहाल परिवार होता और मेरी माँ ने जो कुछ भी इतने साल सहा वो नहीं सहती। मैंने इतने साल बिता दिए इसका विश्वास जीतने में और इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने में। अब तुम लोग हमारे प्लानिंग के बीच नहीं आ सकते। वही उसकी बात सुनकर बाकी के लोगों को भी अफसोस हुआ, क्योंकि यह बात हर कोई जानता था कि एक इंटरनेशनल विजिट के दौरान एक हमला हुआ था जिसमें नरेंद्र बंसल को बचाते हुए मिस्टर वाजपेयी की जान चली गई थी। यह कोई छुपी हुई बात नहीं थी, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि उस हादसे के बाद किसी के दिल में इतनी गहरी नफरत बैठ सकती है। तभी उन लोगों के कानों में धीमी मगर दर्द भरी आवाज आई, तुम मिस्टर वाजपेयी के बेटे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और अगर कोई तकलीफ थी तो तुम हमारे पास आ सकते थे। ये सुनकर मिस्टर वाजपेयी का बेटा गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, बकवास करना बंद करो। तुम बस बड़े बड़े वादे करते हैं, तुम कुछ और कर ही नहीं सकते। तुमने बस यहाँ दिखावा करना आता है। अगर तुम हमारी मदद करना चाहते तो सालों पहले ही करते, हमें इतनी कठोर जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। तुम्हें पता भी है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ तक कि मुझे अपने जमीर तक को भी बेचना पड़ा। बहुत मुश्किल से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। ये सुनकर मिस्टर नरेंद्र बंसल बोले, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम्हारे पिता की मौत के बाद मेरे पिता ने तुम्हारे परिवार को बहुत बड़ा मुआवजा दिया था, यहाँ तक कि अगर आराम से बैठकर खाया जाए तो तुम्हें कई सालों तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बड़ी रकम तुम्हारे परिवार को दी गई थी। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे परिवार को कुछ नहीं मिला था। मेरी माँ लोगों के घर काम करके हमें पाल रही थी। हालांकि मैं इतना भी छोटा नहीं था, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और बहुत छोटी उम्र में छोटे मोटे काम करने पड़े, तब जाकर हमारा परिवार को 2 वक्त की रोटी खा पाते थे। ये सुनकर नरेंद्र बंसल को बुरा लगा, लेकिन वह झूठ नहीं बोल रहे थे। वह गंभीर आवाज में बोले, इसमें जरूर कुछ गलत है। मैंने खुद अपने पिता से कहा था कि वह तुम्हारे परिवार की मदद करे, और मुझे जहां तक पता है मेरे पिता कभी गद्दारी नहीं कर सकते। ये सुनकर एक पल के लिए मिस्टर वाजपेयी का बेटा चुप रहा, लेकिन फिर भी उसे नरेंद्र बंसल की बातों पर यकीन नहीं था। वह बस यही बोल रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी हर्षवर्धन, जिसने किसी का भी ध्यान खुद पर न देखकर अपनी गन निकालता है और उस आदमी के कंधे पर सूट कर देता है, जिससे उसके हाथ से हथियार छूट जाता है, लेकिन अभी भी बॉम्ब का रिमोट उसके हाथ में था। वह आदमी इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह हड़बड़ा गया, लेकिन तुरंत अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट को कसते हुए बोला, आगे आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं सबको एक साथ उड़ा दूंगा। इतना बोलकर रिमोट आगे दिखता है
जिसे देखकर अनाया भी मामले की गंभीरता समझ गई, लेकिन वह पहले ही अपने गुस्सेल पति को देख चुकी थी। वह गुस्से से बौखलाया हुआ था और उसकी वजह भी उसे पता थी, क्योंकि इस आदमी ने अनाया पर गोली चलाई थी। अनाया हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर उसे सहलाते हुए बोली, हर्ष अभी शांत हो जाओ, अभी आपाक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं था कि हर्षवर्धन अपनी मौजूदा स्किल्स के माध्यम से उस आदमी को हरा नहीं सकता था। वह अंडरवर्ल्ड किंग था, वह पलक झपकते ही उस आदमी को मार सकता था। लेकिन जब से उसने अनाया पर गन तानी थी, तब से ही हर्षवर्धन उसे जिंदा पकड़ना चाहता था, इसलिए वह गुस्से से बौखला रहा था। अनाया उस आदमी को देखते हुए बोली, तुम कह रहे हो कि मिस्टर बंसल ने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन उनका कहना है कि वह पहले ही तुम्हारे परिवार की मदद कर चुके हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है? ये सुनकर मिस्टर वाजपेयी का बेटा बोला, अंडरस्को, इसमें कौन सी गड़बड़ है? तुम बस बातों को धुआं फिरा रही हो। ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें क्या लगता है कि इतने बड़े आदमी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और अगर रही बात मदद की, तो वह प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बंसल परिवार के हेड रह चुके हैं। तो क्या सच में तुम्हें लगता है कि बंसल परिवार के पास पैसों की कमी है, जो वह तुम्हारे परिवार की मदद नहीं करेंगे? या फिर बंसल परिवार के 3-4 लोगों को पालना उसके लिए मुश्किल की बात है? अगर वह कह रहे हैं कि उन्होंने मदद भिजवाई है, तो जरूर भिजवाई होगी। ये सुनकर वह आदमी बोला, लेकिन हमें कोई मदद नहीं मिली, और अगर मिली होती तो क्या हम ऐसी जिंदगी जीते? मुझे दुनिया भर के लोगों की नफरत सहन करनी पड़ती। ये सुनकर नरेंद्र बंसल अपनी जगह पर खड़े हुए और दर्द भरी आवाज में बोले, क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच है कि हमने मदद भिजवाई थी। मानता हूं कि मेरी गलती है कि हमें सिर्फ आर्थिक रूप से मदद भिजवाने के बाद एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि आप लोगों के साथ क्या हुआ और आप लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। ये सच में मेरी गलती है। ये सुनकर वह आदमी थोड़ा थोड़ा पिघल रहा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तभी अनाया बोली, तुम्हें शांत दिमाग से सोचने की जरूरत है। यह इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि तुम इस वजह से इतने सारे लोगों की जान खतरे में डालो। ये सुनकर वह आदमी दर्द भरी आवाज में बोला, बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ। तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हें बस यहाँ आकर सबके सामने बातें करनी है। तुम्हें क्या पता कि हमने क्या कुछ शहर नहीं किया है। मैं और मेरी माँ दर दर की ठोकरें खाते हुए जीते थे, यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन को 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता था। और जब मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उनके इलाज के लिए कई लाखों रुपयों की ज़रूरत थी, तब मैं हर इंसान से मदद मांगी, यहाँ तक कि उनके जूते भी साफ किए। वह जो कहे वह मैं करने के लिए तैयार था, लेकिन एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो आगे आकर मेरी मदद करे। आखिर में मेरी बहन ने एक सख्त डिसीजन लिया। उसने एक अमीर आदमी से मदद मांगी, लेकिन बदले में उस आदमी ने मेरी बहन का रेप कर दिया और हमारी मदद करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। मेरी माँ ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया और मेरी बहन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। और तुम कह रहे हो कि यह सब कुछ मैं भूल जाऊं? मैं भूल जाऊं कि मेरा परिवार कैसे मरा था? तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती। तुम में से कोई भी मेरा दर्द नहीं समझ सकता। और यह सब कुछ सिर्फ एक ही इंसान की वजह से हुआ। वह है यह इंसान जिसे बचाते हुए मेरे पिता ने अपनी जान दे दी। अगर वह नहीं मरते, उसकी जगह पर यह इंसान मर जाता, तो आज मेरा परिवार पूरा होता। आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, मेरी बहन जिंदा होती, और शायद इतने साल में भी अकेला बदला लेने के लिए नहीं बीता, और मेरा भी अपना एक परिवार होता। हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई सिर्फ एक ही वजह से, और वह यही इंसान है, और इसलिए इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसके अंदर की नफरत और उसकी पूरी बातें सुनकर हर किसी को उसकी नफरत की गहराई समझ आ रही थी, लेकिन ये कोई समझदारी नहीं थी कि वह बदला लेने के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर को मार दे। क्या देवराज वाजपेयी का बेटा बदला के पाएगा? और क्या इस बीच अनाया कोई और मुसीबत में पड़ेगी? अब तक आप लोगों ने सुना कि देवराज वाजपेयी का बेटा अपनी जिंदगी की सच्चाई बताता है और उन लोगों ने कितनी कठिनाई सहन की है, वह सब कुछ बताता है, और उन सब का इल्ज़ाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र पर डाल देता है। और कहीं ना कहीं ये सच भी था कि उनके परिवार की बर्बादी के पीछे वही थे, भले ही यह सब कुछ उनकी लापरवाही की वजह से हुआ था, जिसे सुनकर हर कोई खामोश हो जाता है। तभी मिस्टर नरेंद्र बंसल परेशान आवाज में बोले, मैं मानता हूँ
कि तुम्हारे साथ सच में गलत हुआ है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सच में तुम्हारे परिवार की मदद करने के लिए किसी को कहा था। ये सुनकर वह आदमी वापस गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ। तुम बस बकवास कर रही हो और अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रहे हो, लेकिन बस थोड़ी देर की देर है, उसके बाद तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगे, बिल्कुल मेरे परिवार की तरह। ये सुनकर अनाया उसकी ओर देखकर गंभीर आवाज में बोली, ठीक है चलो हम कुछ पता लगाते हैं। ये सुनकर वो आदमी उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो अनाया आगे बोली, तुम्हारे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र ने तुम्हारे परिवार की मदद नहीं की, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने मदद की हो, लेकिन वह मदद आप तक पहुंची ही ना हो। ये सुनकर वह इतनी कंफ्यूजन में पूछता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तो अनाया गंभीर आवाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र की ओर देखकर बोली, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने कहा कि आपने अपने पिता से वाजपेयी परिवार की मदद के लिए कहा था, क्या आप उन्हें अभी फोन लगा सकते हैं? ये सुनकर मिस्टर वाजपेयी का बेटा गुस्से में बोला, बिल्कुल नहीं, यहाँ से कोई भी बाहर कांटेक्ट नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम तो बस मुझे बातों में फंसा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। ये सुनकर अनाया उसकी आंखों में गहराई से देखकर उसे शांत करती है, और तब तक मिस्टर नरेंद्र अपने पिता को फोन करके गंभीर आवाज में पूछते हैं, पिताजी क्या आपने सालों पहले मेरी जान बचाने वाले देवराज वाजपेयी के परिवार की मदद नहीं की थी? क्या मैंने नहीं कहा था कि आप उन्हें उचित मुआवजा देना? ये सुनकर मिस्टर नरेंद्र के पिता गंभीर आवाज में बोले, बेटा मैंने उन्हें कई सारे पैसे दिए थे, यहाँ तक कि उनके लिए छोटा सा बिजनेस भी तैयार करके दिया था। तुमने जैसा कहा था मैंने ऐसा कर दिया था, यहाँ तक कि आज भी बंसल परिवार की कुछ छोटी कंपनियां उनके आर्थिक रूप से मदद कर रही है। ये सुनकर मिस्टर वाजपेयी का बेटा गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हमारी किसी ने भी मदद नहीं की, ये सब कुछ बकवास है। ये सुनकर मिस्टर नरेंद्र बंसल गंभीर आवाज में बोले, पिताजी आपने किसकी मदद की थी, आप मुझे बता सकते हैं? ये सुनकर मिस्टर प्रेसिडेंट के पिता बोले, मैंने मिस्टर देवराज वाजपेयी के पिता की मदद की थी। उनकी मौत के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वही पूरे वाजपेयी परिवार के कर्ता धर्ता है और परिवार के हेड है। यहाँ तक कि मैंने तो देवराज वाजपेयी के बच्चों से मिलने की बात भी कही थी और यह भी कहा था कि मैं उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए उन्हें जिस भी जगह पर एडमिशन लेना है मैं उनकी मदद करूँगा। लेकिन मिस्टर देवराज के पिता ने कहा कि वह सब कुछ देख लेंगे, आप बस हमें पैसे दे दीजिए। और मुझे भी यही लगा कि वह लोग एक परिवार है तो उनकी आपस में क्या करना है वह लोग खुद देख लेंगे, इसलिए मैंने उनके पारिवारिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं की। लेकिन तुम इतने साल बाद मिस्टर देवराज के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ हुआ है? लेकिन मिस्टर नरेंद्र कोई जवाब नहीं देते और फोन रख देते हैं। फिर वो मिस्टर वाजपेयी के बेटे की ओर देखकर बोले, जैसा कि मेरे पिता ने कहा है, हमने पहले ही तुम्हारे परिवार को मदद भिजवा दी थी, यहाँ तक कि अभी भी हमारा परिवार तुम्हारे परिवार की बिजनेस में मदद कर रहा है। ये सुनकर मिस्टर वाजपेयी का बेटा बौखलाया हुई आवाज में बोला, सब कुछ झूठ था, किसी ने हमारी मदद नहीं की। तभी अनाया मिस्टर वाजपेयी के बेटे को सहानुभूति नजरों से देखते हुए बोली, न ही तुम गलत हो और न ही प्रेसिडेंट नरेंद्र गलत है, इसमें अगर किसी की गलती है तो वह तुम्हारी दादा की गलती है। जैसा कि मिस्टर बंसल ने कहा, तुम्हारे परिवार की मदद पहले ही भिजवा दी गई थी, लेकिन वह तुम्हारे दादा ने रख लिया। इसका मतलब है कि तुम्हारे दादा ने मिस्टर बंसल से पैसे ले लिए और बिजनेस भी खड़ा करवा दिया, लेकिन तुम्हारे परिवार को घर से बाहर फेंक दिया और सारी मदद अपने लिए रख ली। ये सुनकर मिस्टर वाजपेयी का बेटा अंदर से टूट गया। पहले से ही उसे पता था कि वाजपेयी परिवार उससे और उसकी मां को पसंद नहीं करता, इसलिए जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हुई उन लोगों ने उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि उसकी मां एक अनाथ थी और उन्होंने उसके पिता से प्रेम विवाह किया था और पूरा वाजपेयी परिवार इसके खिलाफ था। वह चाहते थे कि वह किसी अमीर घराने में शादी करें ताकि वाजपेयी परिवार का नाम और ऊंचा हो, लेकिन देवराज वाजपेयी ने नहीं किया और जैसे ही उनकी मौत हुई परिवार ने पूरा गुस्सा उसकी मां और उस पर उतारा, यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन को भी इन सब में बख्शा नहीं गया। वैसे भी जब हादसा हुआ तब वह इतनी भी बड़े नहीं हुए थे कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा ले, वह भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। उनकी बहन तो बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सगे दादा इतने ज्यादा घटिया हो सकते हैं।
वही बंसल परिवार को कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने सेफ्टी के लिए मदद भेजी है। उन्होंने रख ली। इतने साल उन्होंने बंसल परिवार का फायदा उठाया, ऊपर से उन्होंने देवराज बाजपाई के परिवार को पूरी तरह से छोड़ दिया। इतनी मुश्किल वक्त में भी उन्होंने उसकी मदद नहीं की भी, क्योंकि जब हर तरफ से रास्ते बंद हो गए थे तब देवराज बाजपाई का बेटा अपने दादा से मिलने के लिए गया था ताकि वह अपने मॉम को बचा सके। यहाँ तक कि उसने अपने मदद के लिए अपनी नाक तक रगड़ी थी अपने दादा के सामने और भीख मांगी थी कि वह उसकी मां को बचा ले, लेकिन उसे घर से बाहर फेंक दिया गया था। ये सब कुछ याद करके वह आदमी अंदर से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि इसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा। वह अब तक पूरी तरह से टूट चुका था। घुटने पर बैठकर जोर जोर से रोते हुए बोला, वह लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी दर्द में बिता दी और बाकी जिंदगी बदला लेने की प्लानिंग में बिता दी। आज पता चला कि असली दुश्मन तो मेरा ही परिवार था। यही बोलते हुए वह अंदर से टूट रहा था। अब तो उसे इस बात का भी होश नहीं था कि वह कहाँ पर बैठा हुआ है। उसने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है। यहाँ तक कि उसने आतंकवादियों का भी साथ दे दिया सिर्फ नरेंद्र बंसल के साथ बदला लेने के लिए। वो बौखलाए हुई आवाज में बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह अपने बाल खींचने लगा। तभी उसके नजदीक सामने पड़ी हुई गन को वो उठा लेता है। अभी कोई कुछ सोचता उससे पहले वो गन को अपनी ही गनपटी पर रख लेता है और सामने खड़ी हुई अनाया की ओर देखकर बोला, मुझे पता है मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानता। मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में एक सच्चाई देखी है। अगर तुम नहीं होती तो मुझे इतना बड़ा सच पता भी नहीं चलता और वैसे ही दुश्मनी में मर जाता और अपने पापा का भी नाम डूबा देता। मैंने इतने गलत काम किए हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट को मारने के लिए ही मैं देशद्रोही किया। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं मरने से पहले अपने माँ और बहन की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। हालांकि जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है मैं पहले ही उसे मार चुका हूँ, लेकिन हमारे पूरे परिवार की मौत की वजह सिर्फ बाजपाई परिवार है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बदल लो और बाजपाई परिवार को खत्म कर दो। यही मेरी आखिरी इच्छा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए बाजपाई परिवार से जरूर बदला लेना है और मैं खुद को इसीलिए खत्म कर रहा हूँ ताकि मेरे डेट के नाम पर कोई गंदा दाग न लगे। इतना बोलकर वो आंखें बंद करता है और 2 बूंद आंसू उसकी आंखों से निकल जाते हैं और वो खुद को ही सूट कर लेता है। अभी कोई उसे रोकता, उसे पहले ही उसकी बेजान बॉडी जमीन पर गिर चुकी थी। हर कोई बस अविश्वास में वहां मरे हुए इंसान को देख रहा था। हर्षवर्धन भी अब तक खामोश खड़ा था, क्योंकि अब तक वो इतना तो समझ चुका था कि वो आदमी गलत नहीं था, लेकिन उसके हिसाब से वह आदमी गलत था क्योंकि उस आदमी ने उसकी बीवी पर फायर किया था। क्या हर्षवर्धन माफ करेगा उस आदमी को, और क्या आगे चलकर कोई नया तूफान उनका इंतजार कर रहा है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।